जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों के बारे में। तो इस क्लास को हम 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो हमें असत्य कथन के बारे में बताना है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये समझना जरूरी है या नहीं? तो ये बात सत्य है, जबकि असत्य है, ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि या विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन, तो इनके बारे में बताना है। तो तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकास। ये विकास की परिभाषा है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि वृद्धि एक परिपक्वता तक होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो प्राक टोली अवस्था बचपन की है, सवाल करने की ये भी है, प्री गैंग एज भी है, क्वेश्चनिंग एज भी है, और अनुकरणीय इमिडिएटिव एज और टो एज, ये सभी एक बचपन की विशेषता है। इसका कोई भी आंसर इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकृति और पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो प्रकृति और पोषण विवाद ये आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 140। यानी जो भी प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि कम से कम 140 होगी और इससे ऊपर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु नहीं, ये गलत है। छात्र के बीच अंतर को कम करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं को व प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, ये गलत है। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज क्या होगी? तो इसका एक सूत्र है, वो दिया था टर्मन ने। टर्मन के सूत्र के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। तो 16 वर्ष की आयु का बच्चा, यानी कि इसकी रियल एज हो गई 16 वर्ष और बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त किया है। तो बुद्धि लब्धि 75 और इसकी मेंटल एज हमें निकालनी है। तो एम ए ऊपर रियल एज नीचे 16 इंटू 100। तो इधर इसको हल करेंगे तो 75 इंटू 16 अपॉन 100। तो इस 25 से 3, 25 से 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यताओं में कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें आपको देखना है कि प्रतिदर्श का सिद्धांत या न्याय दर्श का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था थॉमसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? यानी व्यक्तित्व का मापन करने की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथानक संप्रत्यक्षण विधि। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता से, अभिसारी चिंतन से, या कम बोधगम्यता से, तो अपसारी चिंतन से। तो अति सक्रियता से सृजनात्मक नहीं होती है, कम बोधगम्यता से नहीं होती है। बचे ऑप्शन नंबर सी और डी,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा देती है यानी एडजस्टमेंट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्षिप्त, भय और चिंता से मुक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो अभिव्यक्ति में नव्यता यानी सीखने में या अपने विचारों को प्रकट करने में नव्यता प्रकट करना, ये भी है। जिज्ञासा, कुछ सीखने की इच्छा होना, ये भी सही है। अति सक्रियता या नहीं, तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर 4 है उसको वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन ने। इस 100 को हटा दिया जाए, केवल मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, तो यह फॉर्मूला केवल किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। लेकिन गुणा 100 से किया वो किया था टर्मन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 14, रवि की बुद्धि परीक्षण अंकित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित में ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है तो रवि में अधिक संभावना है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है तो रवि में अधिक संभावना किसमें? लिखने में अच्छा है वो, तो उसमें कौन सी विकृति होगी? गणित में अच्छा है तो उसका डिसकैलकुलिया तो सही है। डिसग्राफिया होती है लेखन से संबंधित विकृति होती है। एक होती है डिसलेक्सिया, इस पढ़ने से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने से, क्योंकि यहाँ देखा है पढ़ने में बहुत कम है उसके ग्रेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक, क्योंकि अध्यापिका ने जो मूल विषय में सवाल करवाए थे उससे संबंधित उस गलती को उसने चिन्हित करवाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यदि वो इस गलती को नहीं पकड़ पाती तो इसका राइट आंसर होता नकारात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, तो होगा द्वंद। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ए, द्वंद। वह कुंठा होती है कि दो एक ही समय में किन्हीं दो चीजों को पाने की इच्छा, वो कुंठा होती है। द्वंद होता है दो समस्याएं सामने आने पर उसमें द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को दो नौकरी मिल जाती है तो वो सोचता है कि किस नौकरी को चुनना है, तो उसमें द्वंद उत्पन्न हो जाता है। कुंठा एक तनाव होता है, द्वंद एक तनाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कैसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है, यानी इंटर मोटिवेशंस को। तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे कि वो अपने माता पिता का उपहार प्राप्त कर सके। नहीं, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देखनी है। यह कोई आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। लीला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है, तो यह भी इसका गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी है, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रहे क्योंकि वह नई जानकारियां प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने हदिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने भी किया, स्किनर ने भी किया, बीएस ब्लूम इसने नहीं किया। इसने किया था शैक्षिक कार्य प्रणाली को वर्गीकरण करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर बच्चों की प्राकृतिक रुचि को सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे प्रति सप्ताह। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो विश्वसनीयता यह होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। अभी क्षमता एप्टीट्यूड इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? तो शिक्षार्थी के अंदर बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके नहीं, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, यह भी नहीं होगा, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 27, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो तानाशाह नोट, आधिकारिक नहीं, अनुमोदन नहीं, तो सुविधादाता, बच्चों को सुविधा देने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों को मूल्यांकित करना, यानी उनके बीच में डिफरेंस करना, यह तो होता ही नहीं है। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी है सीखने की कठिनाई और समस्याओं क्षेत्रों का निदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पन्नशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन का यही अर्थ होता है कि बच्चों ने कहां तक क्या सीखा है, वो हो गया इसका मूल्यांकन, और उस बच्चे में क्या समस्या है, उस समस्याओं का पहचान करना निदानात्मक परीक्षण होता है। एक होता है उपचारात्मक परीक्षण, यानी आने वाली समस्या का निराकरण करना। क्वेश्चन नंबर 29, समीप दूराभिमुख दिशा, यानी कि इनको मिलान करना में सिर पदाभिमुख दिशा, अंतर्व्यक्तिगत और अंतराव्यक्तिगत, तो समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसका इंग्लिश देखते हैं हम, प्रोक्सी मोडिस्टल ट्रेंड। प्रोक्सी मतलब यह होता है केंद्र से, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो एक का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तो डी ए और बी में है। अगला देखते हैं, अगला है सेफलोकैडल ट्रेड, सेफलोकैडल, तो यह होता है सिर से पैरों की ओर, तो सिर से पैर का क्रम, इसका 2 का होगा ए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, 1 में आएगा डी, 2 में आएगा ए, 3 में आएगा बी और 4 में आएगा सी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर 30, विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जय हिंद।